सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा की समीक्षा की। जिलाधिकारियों को यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। सीएम धामी का धुआंधार प्रचार जारी। नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में की जनसभा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में होगी देरी। प्रशासकों का बढ़ेगा कार्यकाल। आरक्षण का निर्धारण नहीं होने से निकाय चुनाव में होगी देरी। श्रीनगर में 3 साल के मासूम को उठा ले गया गुलदार। झाड़ियों में मिला शव। मां का रो रो कर बुरा हाल। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। श्रीनगर शहर में एक बार फिर से लोगों में गुलदार की दहशत है। गुलदार ने देर रात करीब 2.5 साल के बच्चे पर घात लगाकर हमला कर दिया। गुलदार बच्चे को घर के आंगन से मुंह में दबाकर उठा ले गया। रात भर पुलिस और वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल सका। जबकि सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सुबह 6 बजे घर से करीब 50 मीटर दूर झाड़ियों से बच्चे का शव बरामद हुआ। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। श्रीनगर में पिछले 6 महीने में गुलदार द्वारा 4 बच्चों पर हमला किया गया है। चार धाम यात्रा एक तो वैसे ही प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है, वहीं आने वाले 20 तारीख के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन को और भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जहां चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ोतरी हो रही और अब आने वाली 20 तारीख के बाद बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, जिसके बाद हर साल की तरह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के साथ और दूसरे राज्यों के पर्यटक उत्तराखंड का रुख करेंगे। एआरटीओ एल्विन रोक्सी का कहना है कि बड़ी संख्या में और रोजाना रजिस्ट्रेशन और ग्रीन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि आने वाली 20 तारीख के बाद जिले की सभी सीमाओं पर पुलिस बल निगरानी, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। क्योंकि भीड़ अभी भी काफी थी, जाम की स्थिति थी, तो हमने एक फील्ड में शिफ्ट कर दिया है अपना गाड़ियों का चेकिंग का व्यवस्था। और बाकी काउंटर में कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर अगर लगता है कि कमी हो रही है तो बढ़ा देंगे। कुछ हमारे कार्मिकों की ड्यूटी चारधाम यात्रा में लगती है, रोटेशन वाइज चेक पोस्ट पे ड्यूटी लगती है। चुनौती जो भी होंगी देखेंगे सब मिलके साथ में। जो भी गाड़ियां बाहर से आती हैं, जैसे कि आपको पता है कि वो ग्रीन कार्ड उसको बनवाना कंपलसरी है। ग्रीन कार्ड किसी भी आरटीओ ऑफिस में बनवाया जा सकता है और हमारे ऑफिस में अब तक जैसे 1,500 बने हैं और आगे भी जब तक यात्रा भी चलती रहेगी तो कंटिन्यू रहेगा। चार धाम यात्रा का जो की मॉनिटरिंग शीर्ष स्तर से की जा रही है और उच्च अधिकारी गणों के द्वारा निरंतर इस संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। चूंकि ये पूरी यात्रा कई जनपदों के स्तर में से गुजरती है, तो इसलिए सभी जनपदों का आपसी कोऑर्डिनेशन बेहतर होना आवश्यक है। इसलिए हम लोगों के स्तर पे जो निर्देश जिस रूप में अमल में लाने के लिए निर्देशित होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करना प्राथमिक दायित्व है हम सबका। और निरंतर चूंकि हरिद्वार प्रवेश द्वार है, इसलिए नारसन, मंडावर, काली नदी, बालावाली, इन सभी जो इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, यहाँ से जितने एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और किसी रूप में कोई यातायात संबंधी समस्या ना उत्पन्न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश में चार धाम यात्रा शुरू होते ही अन्य प्रदेशों से यात्रीगण भारी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो वही प्रशासन भी चार धाम यात्रा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े और यात्रियों को ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े, इसके लिए ऋषिकेश से होकर जाने वाले वाहनों को नेपाली फॉर्म से डाइवर्ट करके डोईवाला, भानियावाला से होकर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि यात्रा सीजन में भारी संख्या में यात्रीगण उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं और तो वही इस बार यात्रा सीजन के शुरुआती दौर में ही रिकॉर्ड तोड़ यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इनके
इनकेस बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर श्यामपुर वाले रूट पे रहेगा तो डाइवर्ट होकर डोईवाला से जाएगा। इसमें हमारी सभी प्रकार की तैयारी है। अगर इनकेस ऊपर मौसम खराब होता है या ये निर्देश प्राप्त होते हैं कि अलग अलग स्थानों पे हम लोगों को यात्रा रुकवानी पड़ेगी, तो हमारे पास संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं रुकवाने के लिए और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू हैं डोईवाला। खबर लक्सर से। उत्तराखंड हाई कोर्ट को ऋषिकेश में शिफ्ट करने के चीफ जस्टिस के निर्णय पर हरिद्वार के अधिवक्ता खुश हैं। अधिवक्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। इस मसले पर अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रितु बाहरी द्वारा उत्तराखंड हाई कोर्ट को ऋषिकेश में शिफ्ट करने की मंशा जताई गई है और इस बाबत चीफ जस्टिस ने उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव से ऋषिकेश में हाई कोर्ट के भवन के लिए न्यायाधीशों के आवास और अधिवक्ताओं के चैंबर्स के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इसे लेकर वैसे तो पूरे गढ़वाल मंडल में अधिवक्ताओं में भारी उत्साह है। उच्च न्यायालय द्वारा जो ये ऋषिकेश में बेंच की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, बहुत ही सुंदर प्रस्ताव है। इससे आम जन को सरल, सुलभ और सस्ता न्याय तो प्राप्त होगा ही, और आने जाने में जो असुविधा होती है, ठहरने में जो असुविधा होती है और जितना खर्च होता है उससे भी इससे मुक्ति मिलेगी। और इसके समर्थन में हम एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं और उसको बहुत जल्दी हम इसको परिपूर्ण करने में जा रहे हैं। सर, उत्तराखंड हाई कोर्ट है वो उत्तराखंड के एक पूर्वी कोने पे बना है, जहां उसका कोई विधिक औचित्य नहीं बैठता, क्योंकि अधिकतर कार्य देहरादून और हरिद्वार जिले का ही पूरे उत्तराखंड में वादकारी हैं, जितने भी हैं। तो इस लिहाज से ये जहां ऋषिकेश में भूमि चिन्हित करने का प्रस्ताव गया है वो सबसे उचित रहेगा और सभी अधिवक्ता इससे सहमत, और मैं तो खुद है ही हूँ। हमारे संविधान का एक सिद्धांत है सस्ता और सुलभ न्याय। सस्ता और सुलभ न्याय तभी मिलेगा जब अदालतें नज़दीक होंगी और लिटिगेंट की अदालतों तक पहुँच होगी। ऋषिकेश में जो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदया के द्वारा शिफ्टिंग का मुद्दा दिया गया है, उनके द्वारा कहा गया था कि ऋषिकेश की जो आईडीपीएल की भूमि है वो हाई कोर्ट के लिए सर्व तरह प्रयुक्त है, उसमें न तो कोई पेड़ है और न ही कुछ वो है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ अगर गढ़वाल मंडल का क्षेत्र देखते हुए और यहाँ का 80% काम देखते हुए हाई कोर्ट शिफ्ट किया जाता है, तो यहाँ के जन भावना के अनुरूप और अधिवक्ताओं की आवश्यकता को देखते हुए मैं इस प्रस्ताव को उचित मानता हूँ। उत्तराखंड में बदलते मौसम के चलते गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अगले 3 से 4 दिन में देहरादून के निवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। शुक्रवार को हीट वेव कंडीशन जैसे हालात रहे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो 20 तारीख तक हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार शुक्रवार को मैदानी जिलों में तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच गया और इसके अलावा हरिद्वार और देहरादून जिलों में तापमान बढ़ने की वजह से आइसोलेटेड हीट वेव कंडीशन देखने को मिली है। मैदानी क्षेत्र है उसमें हमारे जो टेम्परेचर हैं वो करीब 40 से लेके जो है और 41-42 तक जो है कुछ जगहों में वो मिले हैं। और जहाँ तक हीट वेव कंडीशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कुछ जगहों में। विशेषकर देखें जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट है जिसके प्लेन्स वाले एरियाज हैं, और इसी तरह जो है जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है उनमें टेम्परेचर इस तरह हैं और ये आइसोलेटेड जो है हीट वेव कंडीशन वो आज देखने को मिली है। और ये जो स्थिति है 3 से 4 दिन करीब ऐसी रहने वाली है। करीब 20 तारीख तक हीट वेव का प्रकोप है। वहीं मैदानी जिलों में तापमान 40 से 42 डिग्री पार हो गया है। गर्मी के तीखे तेवर से लोग परेशान हैं और हीट वेव का प्रकोप 20 तारीख तक देखा जाएगा। तो आपको बता दें हरिद्वार और देहरादून में गर्मी बढ़ी है और तापमान जो है 40 से 42 डिग्री के पार पहुंच रहा है। तो गर्मी के तीखे तेवर से लोग परेशान हैं।
तो चारधाम यात्रा को लेकर जहां प्रदेश सरकार बेहतर इंतजाम करने का दावा कर रही है, वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरह से चारधाम यात्रा चल रही है, उसको सही तरीके से चलने के लिए केंद्र सरकार से कम 1000 करोड़ रुपए की राज्य सरकार को पूरी यात्रा को चलाने के लिए जरूरत है, ताकि यात्रा को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। के प्रति और चार धामों के प्रति लोगों में श्रद्धा बढ़ी है, तो लोग अधिक से अधिक उत्तराखंड आना चाहते हैं। अब हम लोगों को रोकना तो नहीं चाहते, क्यों रोकेंगे? हम तो चाहते हैं कि हमारे जो पर्यटन की स्थिति और सुधरे, हमारी यात्रा और बेहतर हो, और उससे यहाँ पर आर्थिक लाभ भी हमारे स्थानीय लोगों को मिले और देश के अधिक से अधिक लोग हमारे चार धामों के दर्शन करके धन्य हो पाए। इसका हम प्रयास करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अनायास एकदम से दबाव बढ़ता जा रहा है, लगातार यहाँ पर यात्रा बढ़ रही है, लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, और इसीलिए मैंने केंद्र सरकार से मांग भी की है, प्रदेश में बात की है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हमको अवस्थापना सुविधाओं को जुटाने के लिए, यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार मदद करे, क्योंकि पूरे देश से लोग आ रहे हैं। हम छोटा प्रदेश है, सीमित संसाधन है, उसमें भी हम बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए सब बातें हो रही है कि आने वाले समय को देखते हुए और बढ़ते हुए जन दबाव को देखते हुए हमें व्यवस्थाएं और चुस्त दुरुस्त करनी पड़ेगी, उसके लिए साधन जुटाने पड़ेंगे। हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। एनजीटी के इस आदेश के बाद निगम की ओर से सभी को नोटिस थमा दिए गए, जिससे लोगों में काफी चिंता बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर एक बार फिर से बुलडोजर चलने वाला है। एनजीटी ने नदी नाले के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के साफ निर्देश नगर निगम को दे दिए हैं। एनजीटी के आदेश के बाद वर्ष 2016 के बाद किए गए कब्जों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से रिसपना नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2016 के बाद किए गए निर्माण को चिन्हित किया गया है। मलिन बस्ती के संबंध में अध्यादेश लागू किए जाने के बाद नियमानुसार वर्ष 2016 के बाद के निर्माण अवैध माने गए हैं, जिनके खिलाफ अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उनमें प्रतिवेदन दिया जा रहा है, जिसमें कुछ साक्ष्य भी दिए गए हैं। हमने जो अतिक्रमण चिन्हित किए थे वह 11 मार्च 2016 के बाद के किए गए हैं। हमने जो न्यायालय में समय सीमा दाखिल की है वह 30 जून तक की है। देखिए, अभी हमारे द्वारा जो माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, हमने उसमें 11 मार्च 2016 के बाद के अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। वो लिस्ट स्टेट की तरफ से भी वहाँ पर सबमिट की गई है, जो लिस्ट हमने इसमें की थी और हमारी जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वहीं निकाय चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों पर संकट मंडराने से प्रदेश में सियासत भी तेज हो चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सरकार मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की हितैषी है। अध्यादेश लाकर उन लोगों के रहने की व्यवस्था की गई थी और आगे भी सरकार उनका फेवर करेगी, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कि माननीय कोर्ट के निर्देशों अनुसार जो है जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं वो हटाए जा रहे हैं और ये माननीय कोर्ट के सम्मान में ही हो रहा है। दूसरी बात ये है कि किसने बस्तियां बसाई हैं, किसने नहीं बसाई हैं। अगर उन्होंने बसाई नहीं है तो उनको दर्द क्यों हो रहा है। और दूसरी बात, हम देखिए हमेशा ही मलिन बस्तियों में रहने वाले सभी लोगों के हितैषी हैं। हमने पहले भी अध्यादेश लाकर जो है उनको उनके रहने का वो किया था और आगे भी हम उनकी फेवर में हैं। लेकिन जहाँ पे जो सरकारी भूमि अतिक्रमण हुआ है, देखिए वो कोर्ट के निर्देशानुसार उनको हटाया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने भी भाजपा पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बेहद ही ओछा व्यवहार सरकार मलिन बस्ती के लोगों के साथ कर रही है। गरीब के पेट में लात मारने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों को बेघर करने का काम सरकार कर रही है। यह वह बस्तियां है जो 2016 के बाद बनी है। उनको बचाने का काम सरकार ने किया है। नगर निगम भी सरकार की है और 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है। अगर मलिन बस्तियां वास्तव में अवैध बनी है तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कौन नेता जिम्मेदार है। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। गरीबों के सर से छत उजाड़ने और ओछा व्यवहार सरकार गरीबों के साथ कर रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है सरकार का
गरीब की पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं, गरीब को बेघर करने का काम सरकार कर रही है। ये 2016 के बाद जो बस्तियां बनी हैं उसको बचाने का काम तो सरकार ने किया है। नगर निगम किसका है? सरकार का है। सरकार 2017 से भारतीय जनता पार्टी की है। अगर मलिन बस्तियां अवैध बनी हैं तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कौन राजनेता जिम्मेदार है? सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक और जहां सरकार के सामने निकाय चुनाव कराने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सवाल ये है कि क्या निकाय चुनाव से पहले धामी सरकार मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? आखिर कब तक इन बस्तियों को पहले बसाया जाएगा, फिर इन्हें उजाड़कर बेघर किया जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या धामी सरकार समय पर निकाय चुनाव कराएगी? देहरादून से IND24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। चमोली में इस बार हेमकुंड साहिब यात्रा 25 मई से शुरू होने जा रही है और इसे लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने विभागीय अधिकारियों के साथ यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गोविंद घाट गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब तक यात्रा मार्ग पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। पैदल मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रहे, इसे लेकर निर्देशित किया। वहीं अभी लक्ष्मण मंदिर और हेमकुंड सरोवर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, जिसे हटाने में सेना के जवान लगे हैं। टीम के साथ इसमें PWD और जल संस्थान, विद्युत सप्लाई, पूरी टीम के साथ हमने हेमकुंड यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है। आगामी जो यात्रा है 25 मई से प्रारंभ हो रही है, उसके क्रम में जहाँ जहाँ मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है उसको ठीक करने के निर्देश दिए। विद्युत व्यवस्था निर्देश दिए हैं कि हेमकुंड साहिब में 20 तारीख तक सुचारू करने, और पेयजल के लिए भी उनकी टीम लगी हुई है, उसको जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। और इस बार जो हमारा यात्रा मार्ग है वो उसमें आर्मी की जो टीम है उसमें लगी हुई है कि अगले 2 से 3 दिन में हम पूरा जो रास्ता है वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उसको सुचारू कर दें, और जो इस बार हमारे यात्रा में जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। टोईवाला के भानियावाला स्थित शराब के ठेके के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, पिछले साल भी यहां पर शराब के ठेके में आग लगी थी, जिससे लाखों का नुकसान हुआ था। यहां सभी रेस्टोरेंट, होटलों, ढाबा का संचालन नियम कानूनों को ताक पर रखकर किया जा रहा है और लगभग सभी में घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल हो रहा है। टोईवाला उपजिलाधिकारी अपर्णा रोंडियाल ने बताया कि MDDA द्वारा इन दुकानों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, बट ऑलरेडी उन दुकानों पे MDDA का नोटिस है और उसकी कार्यवाही गतिमान है, तो उसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही है वो की जाएगी। जौनसार बाबर की पहली फिल्म गांव की बाज की दूसरे चरण की शूटिंग शुरू हो गई, जिसको लेकर सुमितकल प्रोडक्शन के डायरेक्टर KS चौहान ने कहा कि फिल्म का कथानक को ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में फिल्माया गया है, जबकि फिल्म में गीतों के दृश्यों को प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर बावर और भरम क्षेत्र के जगहों पर फिल्माया जाएगा। फिल्म में गाए गए अधिकतर गानों की शूटिंग बावर क्षेत्र के बागी, गुना, विरनाट, कोटी कनासर, नीनूस, बस्तिल, मोयला टॉप, देववन आदि सहित अनेक स्थानों पर फिल्मांकन किया जाएगा। जौनसार बाबर की पहली फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट का सेकंड शेड्यूल की शूटिंग प्रारंभ हो चुकी है और आजकल शूटिंग देहरादून में चल रही है और 18 तारीख से इस फिल्म की शूटिंग बावर के विभिन्न गांवों में होगी। पहले अनोल मंदिर में और उसके बाद बावर का जो बागी गांव है, बिरनाड़, पूर्णा, नीनूस और मोइला टॉप, कोटी कनासर, विभिन्न स्थानों पर इस फिल्म की शूटिंग की जानी है। तो जो तीवनी क्षेत्र में बावर के लोग हैं, यदि शूटिंग को देखने आना चाहते हैं, रात को 7 बजे के आसपास वो बागी में आ सकते हैं।
खानपुर विधानसभा के शेखपुरी गांव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्णपाल मुखिया ने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरिद्वार लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि भाजपा की चालबाजी इस चुनाव में काम नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा 200 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। रावत ने अभी कहा कि देश भर में परिवर्तन की लहर चल रही है और कांग्रेस की आंधी चल रही है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनना तय है। परिवर्तन आएगा। देश में वास्तविक परिवर्तन, जनता की इच्छा का परिवर्तन लाने का दायित्व श्री राहुल गांधी जी के ऊपर और इंडिया ब्लॉक के नेताओं को। चुनाव के बाद हम महंगाई को नियंत्रण में लाएंगे, रोजगार सृजन करेंगे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे, जो कुविकास है उसको सुविकास में बदलेंगे और जनता की सरकार देने का काम करेंगे। अपनी बात सुनाने वाले नहीं बल्कि जनता की बात सुनने वाली सरकार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।